जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 5। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को ही आगे लेके चलेंगे। चैप्टर 10 हमारा चल रहा है, इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने डेट में कुछ ऑप्शंस डिस्कस की थी, डेट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं फाइनेंसिंग के हवाले से, और कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में कुछ टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए अगर उसमें कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, 1 बाय 1 क्वेश्चन। जी, डिविडेंड डिसएडवांटेजेस में था, ये डिसएडवांटेज आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको भी क्वेश्चन की समझ आ जाए। ये इन्वेस्टर्स के लिए कन्वर्टिबल बॉन्ड के डिसएडवांटेजेस में है। फॉर इन्वेस्टर, डिविडेंड्स आफ्टर कन्वर्जन आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेशन। जब हम कन्वर्टिबल बॉन्ड की कैलकुलेशन करते हैं ना, जैसे उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है या उसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो इसका तरीकाकार हमारा ये होता है कि अगर वो कन्वर्टिबल बॉन्ड 3 साल के बाद कन्वर्ट हो रहा है ना, 3 साल के बाद, तो हमने जब उसकी प्राइस मार्केट वैल्यू वाला कैलकुलेट करनी होती है, तरीकाकार क्या होता है, तरीकाकार पहले सुनिएगा। पहले हम ईयर 1 का जो हमें उसमें से इंटरेस्ट मिलना होता है उसको डिस्काउंट करते हैं। फिर ईयर 2 में जो हमें इंटरेस्ट मिलना होता है उसको डिस्काउंट करते हैं। फिर ईयर 3 में पहले जो इंटरेस्ट मिलना होता है उसको डिस्काउंट करते हैं। और फिर वो जो कन्वर्टिबल बॉन्ड है ना, शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तो उसको जब ईयर 3 में शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो शेयर की जो मार्केट वैल्यू होगी उस ईयर 3 पे, वो भी हम इंक्लूड करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। करना भी चाहिए, इस तरीके से हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? यहां पे वो क्रिटिसिज्म क्या कह रहा है, डिसएडवांटेज के तौर पे क्या कह रहा है, कह रहा है ये कैश फ्लो यहीं पे खत्म नहीं होते। आपने जब ईयर 3 में बॉन्ड के जो कैश फ्लोज है ना वो ईयर 3 में खत्म हो गए हैं, लेकिन ईयर 3 में बॉन्ड कन्वर्ट होके बन गया शेयर्स, तो अब ईयर 4 से ऑनवर्ड जो उस शेयर पे डिविडेंड मिलना है, क्या वो आपका कैश फ्लो नहीं है? क्या वो भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि कन्वर्जन के बाद जो डिविडेंड्स है ना, इन्वेस्टर अमूमी तौर पे उसको इंक्लूड नहीं करता, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। बेसिकली उसकी रीजन असल में ये होती है क्यों नहीं किया जाता, उसकी भी एक रीजन है। रीजन ये है कि वो कम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसकी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाए। तो हमने जब बेसिक एनालिसिस करना होता है ना, तो फाइनेंस का असूल है, जो बहुत ज्यादा दूर के पीरियड्स होते हैं ना, उनमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। तो चाहे हमारा प्रोजेक्ट कोई 50 साल भी चल रहा हो ना, फाइनेंस का असूल है हम उसे एक रीजनेबल पीरियड तक असेस करते हैं कि ये 20 साल चलेगा, फिर कहते हैं उसके बाद जितना चल गया हमारी किस्मत हमारा बोनस। तो कुछ अरसे तक हम लिमिटेड रखते हैं, लेकिन परफेक्ट तरीकाकार वैसे यही है कि जो भी जितने साल भी एक कैश फ्लोज रहेगा, आपको वो सारे सालों का कैश फ्लोज इंक्लूड करना चाहिए। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप इंक्लूड नहीं करते, जो कि ठीक कह रहा है। हम भी जो क्वेश्चंस करेंगे ना कन्वर्जन के, उसमें हम भी इसी तरीके से करेंगे। वो जो ईयर 3 पे कन्वर्ट हो जाया करेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू ले लिया करेंगे, खत्म, उसके डिविडेंड को कंसीडर नहीं करेंगे। ये समझ आ गया आपको कि उसने से डिसएडवांटेज के तौर पे क्यों कंसीडर किया है? शाबाश, क्लियर मेरे भाई। क्वेश्चन और की क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रेट ऑफ डिविडेंड का तो ना 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 ना, जब तक वो बॉन्ड है ना तब तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जब वो कन्वर्ट होके शेयर बन गया फिर वो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर तो वो डिविडेंड मिला करेगा आपको। क्लियर? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा शेयर में, लाजमी है अगर एक बॉन्ड है तो एक शेयर मिलेगा उसके बदले में, या ज्यादा शेयर भी मिल सकते हैं? एक क्वेश्चन में तो आई कैप ने कहा कि एक बॉन्ड के बदले में 35 शेयर मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो डिपेंड करता है शेयर की प्राइस पे। हमें इससे प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। वो क्वेश्चन में एक बॉन्ड के बदले में कहे 3 शेयर्स, तो हम 3 के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे। वो कहे एक बॉन्ड के बदले में 35 शेयर्स, तो 35 के मुताबिक कैलकुलेशन करें। इसको कहते हैं कन्वर्जन रेशो। कन्वर्जन रेशो, एक बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा,
से क्या कहते हैं, कन्वर्जन रेशो। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर है, हमें उतने ही ज़्यादा शेयर मिल रहे होंगे। क्लियर जी? और की क्वेश्चन? वारंट्स क्या? अच्छा, वारंट्स मैं पहले आपको दिखा दूं। वारंट्स का कंसेप्ट हाइब्रिड में था। हाइब्रिड कंसेप्ट क्या है हमारा, कि बाज़ औक़ात हमारे कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऐसे होते हैं जिसमें डेट एलिमेंट भी होता है और जिसमें इक्विटी एलिमेंट भी होता है। जैसे बाज़ औक़ात गाड़ी होती है ना, कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं CNG पे, और कुछ जो होती हैं पानी पे नहीं चलती। तो पानी पे चलती है वो गाड़ी नहीं होती, वो किश्ती होती। अच्छा, मार्केट, अच्छा सॉरी, हाइब्रिड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डेट का इंस्ट्रूमेंट भी है और इक्विटी का भी। इसमें कह रहा है, इसमें एक ऑप्शन होती है वारंट। कन्वर्टिबल बॉन्ड तो आपको समझ आएगा। अच्छा, ये ज़्यादा अहम कन्वर्टिबल बॉन्ड ही था हमारी कैलकुलेशन में। जो चैप्टर 11 है उसमें कन्वर्टिबल बॉन्ड ही यूज़ होगा, वारंट यूज़ नहीं होगी। लेकिन कंसेप्ट है, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कह रहा है बॉन्ड में, किसी भी बॉन्ड में आपके पास 2 कैश फ्लोज होते हैं नॉर्मल रेगुलर बॉन्ड में। एक हर साल का इंटरेस्ट, और एक जब उसका टर्म ख़त्म होगी बॉन्ड की तो उसकी जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो आपको वापस मिलेगी। ऐसा ही है। अमूमी तौर पे ये दोनों चीज़ें एक बॉन्ड के ऊपर लिखी होती हैं, दोनों इकट्ठी होती हैं, इनको अलग-अलग नहीं कर सकते। यानी ये एक पेज होगा, ये एक पेज होगा, फ़र्ज़ कीजिए ये, इसके ऊपर लिखा होगा ये बॉन्ड है, ये 100 रुपये का है और ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और एंड पे 5% प्रीमियम के साथ वापस कर दिया जाएगा 5 साल बाद। आपने जब इंटरेस्ट लेने जाना करना है ना, यही बॉन्ड लेके जाएंगे, और जब जो प्रिंसिपल अमाउंट लेने जाना है फिर भी यही लेके जाएंगे। ये रेगुलर बॉन्ड है। अब वारंट क्या होता है, ये दो हिस्से होते हैं वारंट के। एक लेफ्ट साइड समझ लें, एक राइट साइड समझ लें। लेफ्ट साइड पे लिखा होगा जिस बंदे के पास भी ये वाला हिस्सा हुआ उसको हम 10% के लिहाज से 100 रुपीज फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट देंगे 5 साल के लिए। राइट वाले हिस्से पे क्या लिखा होगा, जिस बंदे के पास भी ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है, उसको हम 5 साल के बाद, अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है ना तो हम उसे पैसे दे देंगे, अगर कन्वर्टेबल है तो उसके बदले में इतने शेयर्स देंगे। अब हर साल जब आप इंटरेस्ट लेने के लिए जाएंगे आपको दोनों हिस्से लेके जाने की जरूरत नहीं है, एक हिस्सा लेके जाए। और जब प्रिंसिपल अमाउंट या शेयर लेने के लिए जाएंगे एंड में, क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए इन दोनों को अलग अलग करने का फायदा क्या हुआ? हाँ जी, ये दोनों अलग बेच सकते हैं, चाहे तो ये भी अलग बेच दें, चाहे ये भी अलग बेच दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, पैसों की ज़रूरत पड़ी है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, तो बंदा कहता है चलो ये स्टॉक पार्ट जो है ना, स्टॉक वाला हिस्सा, यानी जिसके बदले में स्टॉक लेनी, शेयर्स मिलने, ये बेच देते हैं। मंथली इनकम हमारी सिक्योर रहे, ये वाला बेच देते हैं। बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, पैसे चाहिए, चलो स्टॉक वाला हिस्सा बेच देते हैं। वरना नॉर्मली होता है ना, तो अगर बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है आपको पूरे का पूरा बॉन्ड बेचने पड़ता है, फिर आपका मंथली सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो जाता, ज़रूरत पूरी हो जाती, लेकिन मंथली सोर्स। तो ये बेहतर ऑप्शन होती है हाइब्रिड। इसमें अब देखें इंटरेस्ट वाला हिस्सा अलग हो गया और स्टॉक वाला हिस्सा अलग। हाइब्रिड, एक मिनट है, क्लियर हो गया ये? जी जी। अब नहीं, शेयर के साथ शेयर प्राइस नहीं, शेयर के साथ ये जो बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं ना, याद रखिए इसमें हमेशा कन्वर्जन रेशो लिखी होगी कि इस एक बॉन्ड के बदले में आपको 3, 4, 5 शेयर मिलेंगे। शेयर की प्राइस क्या होगी ये नहीं लिखी होती, ये किसी को पता ही नहीं है। कल शेयर की क्या प्राइस होगी, आज मार्केट में बड़े से बड़ा 50 साल से बैठा हुआ ना ब्रोकर, उसके फरिश्ते भी नहीं जान सकते कल इस शेयर की प्राइस क्या होगी। मार्केट इतनी अनसर्टन होती है, ये तो फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल की बात है। शेयर प्राइस किसी को नहीं पता क्या होगी, ठीक है। हाँ, अगर आई कैप कभी केस स्टडी में दे दे, अभी मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ अगले चैप्टर की, आई कैप अगर केस स्टडी में दे देना कि 3 साल के बाद एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इतनी होगी, तो फिर आपने उसको चैलेंज नहीं करना, आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि चलो आई कैप ने कोई ना कोई हिसाब लगाया, कोई मॉडल होते हैं, मॉडल अप्लाई किया होगा, उसके मुताबिक ये प्राइस आ गई होगी। कभी कभार क्वेश्चन में आई कैप दे देगा कि 3 साल के बाद शेयर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू ₹85, तो आपने फिर उसको चैलेंज नहीं करना कि आई कैप ने इसको कैसे कैलकुलेट किया प्रैक्टिस में।
अंदाजा होता है, ब्रोकर अंदाजा लगाते हैं। एक मिनट हरिए, क्लियर हो गई बात जी? अब सर अच्छा, अब मैं एक सवाल को 2 दफ़ा वाइड किया है, लेकिन तीसरी दफ़ा आपने फिर पूछा है, क्योंकि मैं सवाल बताऊंगा वो कम्प्लेक्स होने का खतरा होता है। अच्छा, उसका फ़ायदा भी है, अगर समझ आ जाए तो मेरा ये टॉपिक भी पार, अगला टॉपिक भी पार, और अगर समझ ना आया तो अगला टॉपिक भी बस गया, ये भी बस। क्वेश्चन इनका ये है, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं जवाब दे रहा हूँ बहरहाल, कि सर जब हम किसी बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे और अगर वो बॉन्ड कन्वर्टिबल है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद जो शेयर की वैल्यू होगी हम वो लेंगे पहले और फिर उसको डिस्काउंट करेंगे, या कि आज की शेयर की वैल्यू लेंगे? क्वेश्चन इनका ये है भाई। क्वेश्चन समझ गए? फिर से सुन ले, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 5 साल के बाद शेयर्स में कन्वर्ट होना है, तो सर हमने शेयर्स की जो वैल्यू लेनी है इसकी कैलकुलेशन में, वो 5 साल बाद जब कन्वर्ट होगा तब की शेयर्स की वैल्यू लेनी है, या कि शेयर की जो आज की मार्केट वैल्यू है वो लेनी है? पहले बताइए कॉमन सेंस क्या कहती है आपको? 5 साल बाद वाली? यस, करेक्ट आंसर, 5 साल बाद वाली लेंगे। लेकिन कन्वर्जन प्रीमियम का कंसेप्ट डिफरेंट है। कन्वर्जन प्रीमियम का जो कंसेप्ट हमने कल पढ़ा ना, वो डिफरेंट है। उसमें हम आज की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें आज की शेयर, वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे, वो हम उसमें आज की वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कंसेप्ट क्या है? कन्वर्जन प्रीमियम भी सुन लें, कंसेप्ट क्या है। अब पहले कंसेप्ट पहले बताइए, ये वाला तो क्लियर हो गया ना कि 5 साल बाद ये बॉन्ड है, 5 साल बाद कन्वर्टेबल होगा, इसके बदले में फर्ज कीजिए 1 शेयर ही मिलेगा। कितने शेयर मिलेंगे? सिंपल लगता है एग्जांपल, 1 शेयर ही मिलेगा। ठीक है, वो शेयर आज उसकी वैल्यू है 100 रुपये, यहां थोड़ी ऑकवर्ड वैल्यू रखते हैं, 120 रुपये शेयर की मार्केट वैल्यू है 120। इस बॉन्ड की आज की मार्केट वैल्यू असूली तौर पे कितनी होनी चाहिए? ये बॉन्ड उतना ही वैल्यूएबल है जितनी वो चीज जो इसके बदले में मिलेगी। एग्रीड? अगर इस बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होगी? जो इसके बदले में शेयर्स मिलेंगे हमें उनकी मार्केट वैल्यू, यानी 120। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने होल्डर से कहा 120 का दो हमें, उसने कहा 120 का थोड़ी दूंगा, 130 का दूंगा। ये जो 10 रुपये है ना, ये कन्वर्जन प्रीमियम है, समझ रहे हैं? वैल्यू कितनी है? 120, मार्केट प्राइस कितनी मांगी? 130, प्रीमियम कितना? ये यहां तक उसने ये समझा के बात खत्म कर दिया। अगली बात आप सोचें, आपने पूछा सर ये प्रीमियम किस चक्कर में, जो इसके बदले में चीज मिलेगी वो 120 की है, तो इसकी वैल्यू 120 होनी चाहिए। 10 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं प्रीमियम? गैस कर सकते हैं क्यों मांग रहा हूं? इनक्लोज आंसर, इंटरेस्ट रेट। मैं कहूंगा भाई ये शेयर के बदले में कन्वर्ट इसने जरूर होना है, वैल्यू आप आज की ले रहे हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ये आज ही शेयर बन भी जाएगा। ये 5 साल तक रहेगा तो बॉन्ड ही, 5 साल तक आपने इंटरेस्ट नहीं कमाना इसका आप सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू ले रहे हो, जबकि इस बॉन्ड ने 5 साल तक बतौर बॉन्ड ही चलना है ना, तो इसका इंटरेस्ट भी तो मिलता रहेगा। मैं 5 साल का इंटरेस्ट भी हिसाब किताब लगा के मांग रहा हूं, दो मुझे अब 130, अब देंगे कि नहीं? अच्छा, अब मुझे सोचिए, सोच के बताइए, 5 साल का कन्वर्जन प्रीमियम ज्यादा होगा कि 4 साल का? 5 साल, क्योंकि 5 साल का इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन 4 साल का इंटरेस्ट। तो स्टार्ट में कन्वर्जन प्रीमियम क्या होगा? ज्यादा होगा, और जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड करीब आता जाएगा कम, क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट अब कम मिलना है। क्लियर? अब जरा ये लाइन पढ़े, अब देखें समझ आती है किधर थी वो ये
कन्वर्जन वैल्यू हाँ ये कन्वर्जन प्रीमियम इज हाईएस्ट इन द बिगिनिंग, स्टार्ट में हाईएस्ट है, एंड जीरो ऑन, क्योंकि मेच्योरिटी पे जाहिर है जो शेयर मिलना है मार्केट में और जितनी उसकी प्राइस होनी है वही मिलनी है, उसमें इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है तो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करें हम। क्लियर हुई है बात? चलिए, अच्छा ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, मैं बड़ा एहतियात से कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड की प्राइस या मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, उसमें जो शेयर्स कन्वर्ट होंगे 5वें साल, तो वो उनकी वैल्यू कौन सी वाली लेनी है? 5वें साल वाली। लेकिन कन्वर्जन प्रीमियम कन्वर्जन कैलकुलेट करते हुए कराज की, इसको मिक्स ना कीजिएगा बस, ठीक है जी। चलिए और की क्वेश्चन शाबाश, वन बाय वन, एक मिनट। ये वारंट्स जो है ये लिस्टेड में भी इशू हो सकते हैं, ये जितने भी डिबेंचर्स होते हैं ना, बॉन्ड्स जिसे हम बॉन्ड्स और डिबेंचर एक ही चीज समझे प्रैक्टिस में, सिर्फ डेफिनेशन के हद तक उसने एक जगह पे फर्क रखा है। बॉन्ड्स और तो ये लिस्टेड भी हो सकते हैं, अनलिस्टेड भी। लिस्टेड है तो आप जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं, अनलिस्टेड है तो जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। लेकिन ये लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों हो सकते हैं। अमूमी तौर पे है हाँ जी लिस्टेड होते हैं, क्योंकि फाइनेंस में हम जितनी भी सिक्योरिटीज में डील करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल या इशू करते हैं, तो वो लिस्टेड के साथ करते हैं, ठीक है। अनलिस्टेड अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अनलिस्टेड के जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम्प्लेक्स होती है, उसकी भी वैल्यूएशन होती है अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की भी, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और की क्वेश्चन जी? हाँ जी बिल्कुल, जब वारंट है इसमें स्टॉक पोर्शन अलहदा हो गया, इंटरेस्ट पोर्शन अलहदा हो गया, तो इंटरेस्ट वाले को हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे मुझे कोई नहीं पूछेगा। और स्टॉक वाला जिस पोर्शन जिसके पास है उसको पूरा टेन्योर में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो उससे पूछा जाएगा कितने, अब ये लो शेयर लेने हैं तो ले जाओ। यानी दोनों चीजें अलहदा होके दोनों चीजें एक्टिव हैं और वैलिड हैं। इंटरेस्ट पोर्शन भी वैलिड है, एक्टिव है, और जो कन्वर्जन पोर्शन है वो भी अलग अलग होके भी वो वैलिड है। हाँ, मैच्योरिटी के बाद जो डिविडेंड है वो शेयर वाले को मिलेगा, वो इंटरेस्ट वाले को कुछ नहीं मिलना, मिलना भी नहीं चाहिए, वो तो बेच दिया। इसलिए मैंने बेचते हुए प्राइस वो जहन में रखनी है कि मुझे पता हो कि इसको शेयर भी मिलेंगे, इसको डिविडेंड भी मिलेगा, मैं प्राइस उस फैक्टर को जहन में रख के इसे कोट करूंगा कि कितने का बेचना है मुझे। जी जी बिल्कुल, कन्वर्टेबल बॉन्ड भी सेल हो सकते हैं, रेगुलर बॉन्ड भी सेल हो सकते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड भी सेल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अज्यूम आपने ये करना है कि लिस्टेड कंपनीज की सारी बात कर रहे हैं हम, तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं, ट्रेड होते भी हैं। और कोई क्वेश्चन? जी जी, हमने कहा कि 5 साल बाद शेयर की प्राइस को हम देखेंगे, लेकिन शेयर की प्राइस तो मतलब चेंज होती रहती है, तो हाँ शेयर की प्राइस चेंज होती रहती है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो आपको टेक्निक सिखाई जाएगी, वो मैं अभी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, वरना आपको बताता। जैसे होता है ना, पिछले 5 सालों से ग्रोथ रेट 12% हो, तो 1 साल बाद प्राइस क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं? कैसे लगा सकते हैं? जो पिछला ट्रेंड है वही फॉलो होगा। तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम शेयर प्राइस एस्टिमेट कर सकते हैं। एनालिसिस के लिए एस्टिमेशन ही कर सकते हैं, मजबूरी है, क्योंकि एक्चुअल तो फ्यूचर में जा नहीं सकते हम, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लग एक्चुअली थोड़ी बहुत फ़र्क होती है, बाज़ का ज़्यादा भी फ़र्क हो जाती है, ठीक है, लेकिन बहरहाल हमें फिर भी एस्टिमेशन के लिए वैल्यूज़ मिल जाती हैं। और की क्वेश्चन? कन्वर्जन प्रीमियम कब पे करते हैं? अगर आपने कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदना है तो आपको कन्वर्जन प्रीमियम पे करना पड़ेगा खरीदते वक्त
जीरो हो जाता है, तो मिड में तो हम देखते ही नहीं क्योंकि हमने पे ही स्टार्ट में करना है, तो फिर नहीं, ये कन्वर्जन प्रीमियम है जब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहा है। याद रखें, जो मार्केट में जितने भी शेयर सेल परचेज होते हैं ना, एक होता है फर्स्ट हैंड सेल करना, एक होता है सेकेंड हैंड सेल करना। जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर इशू करती है ना, राइट इशू या बोनस इशू, वो होता है कंपनी टू शेयर होल्डर। अगर कंपनी राइट इशू करेगी ना, कंपनी ने शेयर होल्डर को शेयर इशू, इससे कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन जब ये शेयर होल्डर के पास पहुंच गए, अब स्टॉक एक्सचेंज में ये रोज सेल परचेज हो रहे होंगे, लेकिन इस सेल परचेज से कंपनी को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल परचेज कर रहा है, सेल परचेज। तो ये जो कन्वर्जन प्रीमियम होता है ना, ये फिर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से हाई प्राइस चार्ज कर रहा होता है। जैसे होता है ना, बात का गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी अलॉट की, गवर्नमेंट ने सस्ते दामों अलॉट कर दी इन्वेस्टर को, अब आगे वो इन्वेस्टर उसमें थोड़ा बहुत सीधा पदरा करके महंगे दामों बेचता है, प्रीमियम है। तो ये इसी तरह जो एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को जब बॉन्ड बेच रहा होता है, उस वक्त ये प्रीमियम लेता है। और कोई क्वेश्चन है जी? देखिए, हमने स्टार्ट में ये कैलकुलेशन क्यों कर रहे होते हैं, हालांकि ये शेयर वगैरह तो एंड में कन्वर्ट होने, हमने देखना होता है कि क्या हमारे लिए सूटेबल ऑप्शन है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतना कन्वर्जन प्रीमियम पे कर दें कि बाद में हमें इतना फ़ायदा ही ना होना हो। कन्वर्जन प्रीमियम मसला में आप सारा प्रैक्टिकली डिपेंड करता है कि वो कंपनी की शेयर प्राइस के बारे में एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितनी आगे जाएगी। ठीक है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स अगर आप देखें, ब्लू चिप्स जिन्हें बोलते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज लैंग्वेज में, अगर वो आपके पास अवेलेबल, आप उसके लिए हाई प्रीमियम भी पे करने को तैयार है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में उनकी प्राइस बढ़ गई। नहीं, ट्रेडिंग के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उन्होंने कहा सर, अगर एक से इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल परचेज करता है, इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रेडिंग में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हाँ, ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स जब स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की सेल परचेज ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ना, डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक होता है, उसको रेगुलेटर्स मना करते हैं जी। नहीं, क्वेश्चन इनका यह है कि क्या जिस वक्त हम कन्वर्टेबल बॉन्ड बाय करते हैं उसी वक्त डिसाइड करना होता है कि हमने इसको एक्सरसाइज करना है कि नहीं। इसका जवाब है नहीं, ये हमने डिसाइड करना होता है मैच्योरिटी डेट पे। बल्कि आपके इस सवाल से एक रूल जहन में आ गया, वो है चैप्टर 13 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। हर ऑप्शन मैच्योरिटी डेट पे डिसाइड करनी है कि उसे यूज करना है कि नहीं, एक्सरसाइज करना है कि नहीं। दुनिया की हर ऑप्शन जो आपके पास है, वो आपने कब डिसाइड करना होता है? जिस वक्त ऑप्शन आई उस वक्त नहीं, जो उसकी मैच्योरिटी डेट होती है। तो इसी तरह जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, जिस वक्त आपने बॉन्ड खरीदा ना, उस वक्त आपसे कोई नहीं पूछेगा कि शेयर्स में कन्वर्ट करवाना है कि तुमने इसके बदले में पैसे लेने हैं। कब पूछेंगे? मैच्योरिटी डेट। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन पहले डिसाइड हो जाती है कि जब कन्वर्ट होगा तो बदले में 1 शेयर मिलेगा, 5 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, वो पहले डिसाइड हो जाएगा। लेकिन फैसला आपने आखिरी टाइम पे जाके करना। दोबारा? हाँ बिल्कुल, हमने जब प्राइस पे करनी है तो स्टार्ट में खड़े होके ही वैल्यू निकाल रहे होते हैं। उसमें फिर हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये कैलकुलेशन आपकी सारा सवाल जा रहा है चैप्टर 11 की तरफ। ये सारी कैलकुलेशन उसमें वो करवाता है। और ये बल्कि आई आपने एक सवाल पूछा है जो कि एक बड़ा क्वेश्चन था, उसमें उसने ये कैलकुलेशन करवाई है कि आज के दिन खड़े होके आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है।
ऑप्शन नंबर 1 में ये इंटरेस्ट मिलेगा, ये कन्वर्जन होगी, ऑप्शन नंबर 2 में ये है। कैलकुलेशन करके बताओ दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है। ठीक है, हायर वाला और वो दूसरा, इस तरह की कैलकुलेशन। चलिए भाई ये समझ आ गया आपको, गुड। आगे चलते हैं अब। हाँ जी पूछना मेरा भाई। हाँ नीचे आ गया। और ओ वैसे ये ले भाई, कन्वर्जन प्रीमियम में कन्वर्जन वैल्यू कैसे पता चली है, ये ऊपर कन्वर्जन वैल्यू। क्वेश्चन के अंदर आपको हर इंफॉर्मेशन दी होगी उसने, क्वेश्चन के अंदर हर इंफॉर्मेशन उसने दी होगी। पूछे कन्वर्जन रेशो, नहीं पूछे। कन्वर्जन वैल्यू में ये जो फार्मूला लिखा है कन्वर्जन रेशो, ये क्या है, ये है कि एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे। अगर 5 शेयर मिलेंगे तो यहाँ पे आएगा कन्वर्जन रेशो 5। अगर 40 शेयर्स मिलेंगे बॉन्ड के बदले में आएगा 40। ठीक है, चलिए जी अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे कंपैरेटिवली इजी वाली फाइनेंसिंग है, ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन। हाँ है इजी वाली, लेकिन आपको पता है मैंने फ्यूचर का कंसेप्ट साथ जोड़ देना है इजी, लेकिन इसको इजी रहने नहीं देना है। ओवरड्राफ्ट एंड बैंक, अच्छा कोई ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में फर्क बता सकता है? ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म होता है, रनिंग फाइनेंस है, इसमें आप डेली बेस पे पैसे जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। और जो बैंक लोन है ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, पहले से एग्रीड होता है कि कितने साल के बाद रीपे किया जाएगा और हर 3 महीने के बाद कितनी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। आपके सामने मैं ग्राफ बना रहा हूं, आपने मुझे बताना है कौन सा वाला ओवरड्राफ्ट है, कौन सा बैंक लोन। एक है जी पहले वाला कौन सा है, बैंक लोन, प्री डिसाइडेड है, हर 3 महीने के बाद किस्त पे होगी, इंस्टॉलमेंट पे होगी। और जो ये ओवरड्राफ्ट है। कुछ बैंक लोन ऐसे भी होते हैं जो जितने पीरियड के लिए होते हैं ना, सारा का सारा रीपे आखिरी दिन ही पे होगा, 5 साल बाद ही पूरा लोन पे होगा, ऐसे भी होता है। तो ये 2 टाइप्स है। अच्छा मुझे बताइए, आप अगर अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, कौन से वाला लेंगे? ओवरड्राफ्ट। और अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, बैंक लोन। शाबाश, ठीक है। अच्छा ये फर्क, और फर्क क्या है, ओवरड्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बैंक लोन पे भी। बैंक लोन पे रूल ये है कि बैंक ने एक दफा आपके अकाउंट में लोन डाल दिया ना, तो चाहे आप उसको खर्च करें या ना करें, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरी अमाउंट पे। ओवरड्राफ्ट पे जितना यूज किया है आपने, निकालते जाएंगे उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर? बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना आसान है। 5 मिलियन लिया, 5 मिलियन का 10%, 1 महीने का तो मल्टीप्लाई 1/12, 3 महीनों का तो मल्टीप्लाई 3/12। बैंक लोन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आसान है, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्ट की तरफ बाद में आऊंगा, पहले हम डिफरेंस समझ लें। कहता है ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक अप टू एन, यानी बैंक इसके साथ ये नहीं है कि जितना मर्जी पैसे निकलवाते जाए, मैक्सिमम कैप बैंक एक एग्री कर लेता है। बैंक कहता है जी आपका मैक्सिमम कैप है 5 मिलियन, आप डेली बेसिस के ऊपर पैसे निकलवाते जाएं, सेल होती है पैसे डालते जाएं, कभी ये 2 मिलियन होगा, 2.5, 1.7, 3.6, ऊंच नीच चलती जाएगी। मैक्स 5 मिलियन से ऊपर हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो ये कैप एक एग्री कर ली जाती है, उस कैप के अंदर रहते हुए आप जब मर्जी पैसे निकलवाएं और जब मर्जी पैसे जमा करवा दें, वो आपका बैलेंस एडलेस होता जाएगा। ठीक है,
हाँ क्रेडिट बैलेंस कह सकते हैं, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, लेकिन लाजमी नहीं है हमेशा ओवरड्राफ्ट रहे, ये कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, हो सकता है ये कभी पॉजिटिव भी हो जाए, ज्यादा पैसे आगे कलेक्शन आगे आपने ऐड करवाया तो ये हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, इट इंटरेस्ट इज पेड ओनली व्हेन अकाउंट इज ओवरड्रॉन और रीपेबल है ऑन डिमांड, बैंक जब चाहे वापस मांग सकता है, बैंक जब चाहे इसको, शॉर्ट टर्म लोन तो यही होता है ना, जब चाहे बैंक मांग सकता है। और इंटरेस्ट इज पेड ओनली व्हेन अकाउंट इज, अगर अकाउंट पॉजिटिव है इंटरेस्ट नहीं देना, नेगेटिव है यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया कर बैंक का, लेकिन लोन के केस में तो हर सूरत देना ही है। इट इज यूज्ड टू फाइनेंस डे टू डे। बैंक लोन क्या है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग या मीडियम। कस्टमर borrows fixed amount from bank, loan is repayable maturity or in agreed installments, however it may be immediately payable if covenants are breached। यानी बैंक को गुस्सा, नॉर्मली ये जो बैंक लोन होता है ना 3 साल 5 साल बाद पेबल होगा, बैंक को लेके गुस्सा दिलाएंगे ना तो बैंक कहेगा अभी का अभी मेरा लोन सारा निकालो। और गुस्सा कब आता है बैंक को भला, जब बैंक कोवेनेंट्स ब्रीच होती हैं, जब टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन हो। जैसे बैंक के बाजू का कंपनीज क्या करती है, सिक्योरिटी के तौर पे जो चीजें रखवाई होती है ना वो बेच देते हैं बैंक से पूछे बगैर, बैंक कहता है अच्छा ठीक है। हाँ वो या इस तरह होता है कि ड्यू डेट के ऊपर इंस्टॉलमेंट वापस ना करे या कुछ और इस तरह का, लेकिन प्रैक्टिकली बैंक इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता। लोन एग्रीमेंट में लिखा होता है लेकिन प्रैक्टिकली स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसे नॉर्मली आप देखें कॉलेज के भी एडमिशन फॉर्म पे लिखा होता है कि अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफवर्जी की आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली मुमूमी तौर पे नहीं निकालते, बस वार्निंग देके कान छान हल्का खींच के कहते चल जा भाई सीधा, ऐसे ही है ना। प्रैक्टिस में स्ट्रिक्ट एक्शन कोई भी लेना पसंद नहीं करता। बैंक वालों को भी पता है मेरे यही बड़ी बड़ी पार्टीज कस्टमर है, पाकिस्तान में कौन सा 500 पार्टीज है, बड़े बड़े 5-7 ग्रुप है, इन्हीं की अगर बात नहीं मानी तो फिर बिजनेस कहाँ से आएगा। तो कुछ और स्मॉल लेवल पे भी बैंक्स अक्सर थोड़ा बहुत जुर्माना कर देते हैं, एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेते, लेकिन बैंक के पास पावर है सारे का सारा लोन इमीडिएटली भी वो डिमांड कर सकता है। इट कैन आल्सो बी ऑब्टेन इन फॉरेन करेंसी, ये लो फॉरेन करेंसी लोन भी। हाँ आपको ये पहले बताया था ना कि जो बोरिंग होती है और डिपॉजिट फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, लोकल करेंसी में भी। देखिए वही बात उसने भी कर दी फिर कि जो आप लोन लेते हैं वो फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हैं। अच्छा फॉरेन करेंसी में लोन लेंगे तो क्या होगा भला, हाँ एक्सचेंज रेट का भी मसला आएगा, आपको इंटरेस्ट भी फिर फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ेगा। इट इज यूज्ड टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। समझ आ गई। अब आपको डिफरेंस बता रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बैंक लोन। अच्छा ये डिफरेंस किस में बता रहा है, अच्छा मैं समझा ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में फर्क बताने लगा। ये तो बैंक लोन और लोन स्टॉक, चलो आई कैप ने जो दिया वही हम याद करते हैं। ये बैंक लोन तो पता चल गया क्या, ये लोन स्टॉक क्या होता है, बॉन्ड। लेकिन इस डिफरेंस में चलने से पहले ऊपर वापस आए ओवरड्राफ्ट की तरफ। इसमें आपको एक कैलकुलेशन करवाना चाहता हूं। बैंक लोन की कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, जितनी लोन की अमाउंट है इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करें आगे मंथ, क्लियर। अच्छा प्रैक्टिकली सुन ले ओवरड्राफ्ट प्रैक्टिकली क्या होता है और आई कैप एग्जाम में कैसे टेस्ट करता है, इस पेपर में दोनों चीजें आपके सामने रखा। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट का डेली बैलेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है और डेली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। यानी आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, अगर वो ओवरड्राफ्ट है, अगर तो पॉजिटिव है तो आप बच गए, इंटरेस्ट नहीं फिर आपको। ओवरड्राफ्ट है तो जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा उस दिन का मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और मल्टीप्लाइड बाय 1/365 एक दिन का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और बैंक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप ना समझेगा बड़ा लंबा जोड़ा काम है, सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्लिक करते हैं एंट्री, वो 1 मिनट के अंदर एंट्री पास सारे। अब एग्जाम में अगर आपके क्लाइंट ने ये ओवरड्राफ्ट लोन लिया है, गैस कीजिए क्या आई कैप आपसे डेली बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो करवाएगा तो वो पूरे पेपर में सिर्फ वही कैलकुलेट हो सकेगा, क्या करवाएगा फिर भला, मंथली बेसिस पे। तो आपने इसी कंसेप्ट को, आई कैप ने कंसेप्ट टेस्ट करना है आपको आता है कि नहीं आता। कैलकुलेशन डेली की बजाय मंथली पे करवाता है ताकि कम कैलकुलेशन हो। वो क्या कहेगा, कहेगा महीने के शुरू, जरा कैलकुलेशन कीजिए,
महीने के शुरू पे 0 पैसे थे, 10 मिलियन इंट्रोड्यूस करवाया गया, कैपिटल बजट रिसीट्स आई, ओनर लेके आया 10 मिलियन, उसमें से 12 मिलियन खर्च हो गया। ओवरड्राफ्ट, बैंक के साथ अरेंजमेंट की हुई है ओवरड्राफ्ट की। 10 मिलियन आया, 10 मिलियन में से 12 मिलियन खर्च हो गया। 10% के लिहाज से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 10% के लिहाज से एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें जी। 0.016, 2 मिलियन का, मिलियन नहीं, मुझे एग्जैक्ट हुआ नहीं, मिलियन नहीं, मुझे रुपीस में बता दें। 16,000। क्लोजिंग बैलेंस क्या आया? ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आया? 2 मिलियन नहीं आया। यही गलती एग्जामिनर कमेंट्स में बताता है, यही गलती। क्लोजिंग बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट 2 मिलियन था। जब आखिरी दिन इंटरेस्ट भी लग जाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस 2 मिलियन प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा और वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये कैलकुलेशन ज़हन में रखनी है, यही समझाना चाह रहा था आपको। समझ आ गया ओवरड्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ओवरड्राफ्ट में उसी अकाउंट में सारी रिसीट्स आ रही हैं, उसी अकाउंट में सारी पेमेंट आ रही है, इंटरेस्ट भी आपका लगना है उसी अकाउंट में। ठीक है, ये बार अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उधर आप बार बार पूछते, इसलिए मैंने कहा एक दफा पहले आपके हाथ से ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट निकल जाए। अब बैंक लोन और लोन स्टॉक में फर्क। लोन स्टॉक क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। किसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है? बैंक लोन में टर्म्स एंड कंडीशन फ्लेक्सिबल है कि बॉन्ड में? बैंक लोन में बैठ के टेबल पे निगोशिएशन कर सकते हैं, बॉन्ड में एक दफा जो डिसाइड हो गई चेंज नहीं हो सकती। बैंक से जाके माफी भी मांग, सर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप मेहरबानी कुछ पॉइंट कम कर दें। बैंक कहता है अच्छा चलो 100 पॉइंट्स कम किए। क्या किए? 100 पॉइंट्स कम किए का मतलब क्या होता है? 1% कम कर दिया। अगर 15% था रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैंक कहता है मैंने 100 पॉइंट्स कम कर दिए, 14% रह गया। ठीक है, तो ये टर्म्स फ्लेक्सिबल हो सकती है, टर्म्स में वेरी बैंक लोन में, लेकिन बॉन्ड्स में एक दफा इशू कर दिया पक्का हो गया, उसको वेरी नहीं कर सकते आप। कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंक लोन के साथ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ बैंक के साथ इशू शेयर हो रही है। डिबेंचर चूंकि जनरल पब्लिक के पास जाते हैं तो डिबेंचर किस चीज की सिक्योरिटी थी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी, ये जनरल पब्लिक के पास पहुंच जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड ओनली को काट दे, लिख लें विद जनरल पब्लिक, विद जनरल पब्लिक। वो कॉपी पेस्ट किया ना मैंने तो डायरेक्ट ओनली भी कॉपी हो गया। स्पीड, कौन से वाला क्विक है और कौन से वाले में टाइम लगता है? क्यों टाइम लगता है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कॉस्ट, बैंक लोन लो कॉस्ट, सिर्फ बैंक के जो प्रोसेसिंग चार्जेस सर्विस चार्जेस होते हैं वो पे करना पड़ते हैं। और लोन स्टॉक के हाई इशुएंस हुआ, ब्रोकर भी आते हैं उसमें, इशूइंग हाउस और पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। रिस्ट्रिक्शंस, बैंक लोन में रिस्ट्रिक्शन और मॉनिटरिंग हाई होती है। बैंक हर महीने स्टॉक की रिपोर्ट मंगवाता है और चेक करता है कि स्टॉक का बैलेंस उसके लोन से ज़्यादा है कि नहीं है। बल्कि हमारे कुछ क्लाइंट तो ऐसे होते थे जो प्लेज करवाते थे इन्वेंट्री, मुख्तलिफ टाइप्स होती है ना स्टॉक के, तो ख़ास तौर पे जो शुगर इंडस्ट्री है इस तरह की ना जो बोरियों में बिजनेस करते हैं, क्या करते थे अपना स्टॉक बोरियों में रखवा के अपने गोदाम में बैंक को कहते थे सर ये 10,000 बोरी है हमारा स्टॉक, इसके बदले में हमें लोन दे दे। बैंक लोन दे देता था। कैस कीजिए बैंक सिक्योरिटी कैसे अरेंज करता था? क्या बैंक वो 10,000 बोरी अपने बैंक ब्रांच में ले जाता था? उधर ही पड़ी होती थी, अपना एक बंदा अपॉइंट कर देता जिसे कहा करते, उस वक्त क्या करते थे मुकद्दम, अब पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उस वक्त वो बैंक का बंदा होता है, उधर बैठ के निगरानी करता है वो। फिर कंपनी, और कई दफ़ा लड़ाइयाँ भी होती थी, और रात के टाइम पे सेठ साहब जैसे कोई ऑर्डर आ जाता ना तो सेठ साहब कहते थे अपने एम्प्लॉय को जाओ गोदाम में से बोरियां निकाल ला उसको, और उधर बैंक का बंदा बैठा होता था
वो कहता था खबरदार एक बोरी नहीं निकालने दूंगा जब तक मेरा मैनेजर नहीं मुझे कहेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी के तौर पे है ना। ऊपर से वो शेर साहब कहते थे कि भाई अभी बेच के ना अगला स्टॉक आ ही रहा होगा, पूरा करवा देंगे तेरे को। तो ये थोड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते थे, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी के तौर पर रखा। बैंक की मॉनिटरिंग ज्यादा होती है। अगर बॉन्ड इशू कर दी ना आपने, तो वो जाहिर है वो लोग जो जनरल पब्लिक होती है ना, हजारों लोग होते हैं, वो कोई भी एक बंदा आके ये नहीं कहता मुझे चेक करवाएं जितना सिक्योरिटी आपने कही थी उतनी रखी है कि नहीं रखी है। बैंक डंडे के जोर पे अपनी बातें मनवा लेता। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंक लोन को पीरियोडिक हर महीने सबमिशन होती है, हर महीने कंपनी के एसेट्स की तादाद क्या है, लाइबिलिटीज की तादाद क्या है। लेकिन बॉन्ड वगैरह इशू करें तो नो सबमिशन रिक्वायर्ड, कोई जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली सबमिट नहीं करवानी होती। अच्छा नेक्स्ट मुझे बताइए, क्या ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है? नेक्स्ट लीज, मेरा तो नहीं ख्याल ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है क्यों नहीं? लीज हर वो चीज जिससे आप पैसे लगाए बगैर एसेट्स इस्तेमाल कर सके, अपना बिजनेस चला सके, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है भाई। अभी तो ये आपको लेके नहीं जा रहा, जब वर्किंग कैपिटल पे जाएंगे ना तो कहता है जो आप क्रेडिट परचेज करते हैं ना, ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आपको कोई उधार माल बेच गया है तो एक तरह से उसने आपको फाइनेंस नहीं किया, आप पैसों के बगैर आपका बिजनेस चल रहा है, वो भी एक फाइनेंसिंग होती है। तो लीजिंग भी फाइनेंसिंग नहीं है, आपने सिर्फ हर महीने किस्त देनी है और आप पूरे का पूरा 50 मिलियन का एसेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, बस हर महीने आपने हो सकता है 8-10 लाख की किस्त देनी होगी। लीज भी फाइनेंसिंग का तरीका है। और लीज की दो बड़ी टाइप्स कौन सी हैं? फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। अब ये तो आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट है, आपको तो मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। ये तो कंसेप्ट आपने मुझे पढ़ाना, बल्कि मैंने आपको नहीं पढ़ाना। अच्छा आज शुरू हुआ है, चले फिर भी मुझे पढ़ाना। चले लीज टर्म, जो एक होती है बड़ी लीज फाइनेंस लीज, एक होती है रूटीन की छोटी लीज ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज मेजर पार्ट ऑफ एसेट्स लाइफ हो, 75% ऑफ लाइफ से ज्यादा अरसे के लिए लीज होना, हम उसे कहते हैं फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का मतलब ऐसा है, ये ऐसे समझा जाता है जैसे एसेट आपने एक तरह से खरीद लिया। ऑपरेटिंग लीज ऐसे समझा जाता है जैसे एक तरह से आपने एसेट रेंट पे लिया। बेसिक इसका कंसेप्ट ये है। रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ओनरशिप, यानी ओनरशिप फाइनेंस लीज में एंड पे लेसी को ट्रांसफर। लेसी कौन है? जो एसेट लेता है इस्तेमाल कर। लेसर कौन है? जो देता है। शाबाश। ट्रांसफर। और फाइनेंस लीज में चूंकि आपको बताया था ये बाइंग टाइप लीज होती है, तो इसमें जब लीज टर्म खत्म होती है ना तो उस बंदे को कहा जाता है भाई सारा इसका 80% जिंदगी का हिस्सा तो तूने इस्तेमाल कर लिया, बाकी 20% भी तुम ही रख लो। जैसे बैंक गाड़ियां देता है वो फाइनेंस लीज है। शाबाश, वो फाइनेंस लीज है। और ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप लेसर के पास ही रहती है। इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस, लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एक तरह से उसी का एसेट बन गया है। जबकि ऑपरेटिंग लीज में ऑप्शन टू बाय एसेट लेसी को दी जाती है और ऑपरेटिंग लीज में ऑप्शन नहीं दी जाती। यानी कभी तो ऑप्शन दी जाती है कि चाहो तो ले लो एंड में, चाहे ना लो, और कभी एग्रीमेंट ही कर लिया जाता है कि जब लीज टर्म खत्म होगी एसेट ही तुम्हारा हो गया। यहां पे ओनरशिप को ट्रांसफर ही कर दिया जाता है, या एक भी ऑप्शन दी जाती है। क्लियर? कोई ज्यादा मुश्किल फर्क तो नहीं था। ऑपरेटिंग लीज होता है रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लेना, मशीनरी लेना, और फाइनेंस लीज होता है मशीनरी खरीदना है लेकिन पैसे आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं। ये मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं बता रहा। अकाउंटिंग में ये बोलेंगे ना, वो अकाउंटिंग के टीचर कहेंगे गलत है, बोलेंगे गलत है, लेकिन मैं इसको फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि बिजनेस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। अदर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी बाकी सारे हो गए कि छोटी मोटी और भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये बैंक इश्यू करते हैं। आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं ना, किस अकाउंट में? कभी सेविंग में, कभी करंट में, ठीक है। जहाँ टैक्स सब में पड़ेगा, ये बेफिक्र, बैंकिंग सिस्टम में टैक्स
सब क्या आपको ये पता है कि आप अकाउंट खुलवाए बगैर बैंक को पैसे जमा करवा सकते हैं? अकाउंट खुलवाए बगैर बैंक को पैसे जमा करवाए जा सकते। आप बैंक का सर्टिफिकेट खरीदते हैं, बैंक के पास सर्टिफिकेट होते हैं, ये ब्रांच मैनेजर बनाता है उधर बैठे बैठे। आप उससे कहते हैं कि मुझे, मेरे पास फॉर एग्जांपल, लेकिन वो बड़ी अमाउंट हो, फिर ये 8-10-15 हज़ार रुपये नहीं, 8-10-15 हज़ार रुपये आपका अकाउंट खुलवाएगा। लेकिन अगर आपके पास 8-10 लाख हैं तो आप उसे कहें वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये दो नाम इस्तेमाल होते हैं, बना देगा। उसमें लिखा होगा कि आपने 3 महीने तक अपने पैसे 10 लाख रुपया बैंक को दे दिया, 3 महीने से पहले अब नहीं मांगेंगे। 3 महीने बाद आपको 10 लाख वापस, प्लस इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इस्लामिक बैंकिंग है तो फिर वो उसका मुनाफा जो होता है, परसेंटेज जो भी होती है, वो आपको ऐड करके देते हैं, लेकिन ये मिलेंगे 3 महीने बाद। 3 महीने इसमें, और अकाउंट में फ़र्क क्या है? अकाउंट में आप पैसे जब चाहे निकलवा सकते हैं, करंट अकाउंट में भी पैसे निकलवा सकते हैं, सेविंग में भी पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन जब आप सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लेते हैं, फिर जब तक टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा पैसे नहीं निकलवा सकते आप। अगर निकलवाएंगे तो पेनल्टी पड़ती है आपको। रेट सेम नहीं होता। करंट अकाउंट पे 0 होता है, सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा होता है, करंट मतलब 0 से ज़्यादा होता है, और सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपका फंड ब्लॉक हो चुका होता है। सेविंग अकाउंट में आपका फंड ब्लॉक नहीं होता। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में एट एंड ऑफ सर्टिफिकेट टर्म मिलेगा, यानी 3 महीने के बाद। A certificate issued by bank acknowledging that bank has received certain money for certain time, short term. It will be repaid after specified term along with interest. यानी उसने जवाब दे दिया कि आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम रीपे होगा, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। CDs आर निगोशिएबल एंड कैन बी ट्रेडेड इन मनी मार्केट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, आप ये किसी और के नाम को ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैंने वैसे इसको कभी ये ट्रेड होते देखा नहीं है, ये जो बात करें सर्टिफिकेट डिपॉजिट, लेकिन कह रहा है तो होते होंगे निगोशिएट, यानी आप शायद दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल ये होते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड, ये भी अब आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ट्रेजरी बिल एक तरह से क्या है? ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट्स यूजुअली फॉर लेस देन 1 ईयर। गवर्नमेंट कहती है भैया, जैसे होता है ना प्राइस बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड भी इसी तरह समझे। फर्क यह है कि प्राइस बॉन्ड में जो गवर्नमेंट है ना, इंटरेस्ट की शक्ल में आपको रिटर्न नहीं देती, बल्कि इनाम की शक्ल उन्होंने रखी हुई है कि नंबर निकलेगा, इनाम नंबर लग गया, आपको इनाम मिल जाएगा। ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं ना, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है, इसमें प्राइस बॉन्ड नंबर नहीं निकलता, इसमें कंफर्म होता है कि आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, दीज आर लाइक बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट। लेकिन अब सुनिए जरा, ट्रेजरी बिल्स बॉन्ड ही की तरह हैं, जैसे कोई कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हों, उसी तरह कुछ अरसे के बाद रीपे हो जाएंगे, इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। गैस कीजिए, 2 सवाल पूछूंगा आपसे। गैस कीजिए कि एक जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है कंपनी का, उसमें और जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल है, इसमें दोनों में से किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है? किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है? कंपनी का। शाबाश। अगला सवाल, क्यों? हाँ, कंपनी में रिस्क होता है, शाबाश, डिफॉल्ट का, बैड डेट होने का। गवर्नमेंट का रिस्क नहीं होता बैड डेट का। गवर्नमेंट, याद रखिए, उसने जो कमिटमेंट की है, गवर्नमेंट बैड डेट नहीं, डिफॉल्ट नहीं होती। ऐसा ही है, इतने बुरे हालात पाकिस्तान के हैं, फिर भी गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करे, अपने कमिटमेंट पूरी करती है। भाई सरकारी मुलाजमत को तनख्वाही मिल रही है ना, बलूचिस्तान में सुना नहीं मिल रही, लेकिन बहरहाल चले, मिल गई होंगी, रिलीज हो गई होंगी, उम्मीद है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में रिस्क ऑफ बैड डेट यूं कह लीजिए कि कम होता है, कंपनी में रिस्क ऑफ बैड डेट ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए चूंकि आपको पता है ज्यादा रिस्क है ना कंपनी में, तो इन्वेस्टर उधर थोड़ी जाएगा।
इन्वेस्टर फिर अगर सेम इंटरेस्ट होगा ना, इन्वेस्टर गवर्नमेंट की तरफ आएगा। हाँ, रिस्क ज्यादा है, अगर कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा कर दे फिर इन्वेस्टर कंपनी की तरफ जाता है। इसीलिए कंपनी के जो बॉन्ड्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, और गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी बिल होता है ना, इसके साथ लिख लीजिए, इसके साथ लिख ले रिस्क फ्री रेट। क्या लिख लें? गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट देती है वो रिस्क फ्री। रिस्क फ्री रेट का क्या मतलब है कि अगर आप चाहते हैं ना रिस्क लिए बगैर ही आपको मिलता रहे, डिफॉल्ट रिस्क ना हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लीजिए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम लेकिन रिस्क फ्री है, डिफॉल्ट होने का रिस्क नहीं है। ठीक है, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाएंगे और उधर पढ़ेंगे कि ये कैलकुलेशन करो एक चीज की, उसके अंदर लिखा होगा रिस्क फ्री रेट लो, तो रिस्क फ्री रेट में कौन से वाला रेट आप लेंगे? गवर्नमेंट का ये कि कंपनीज का? गवर्नमेंट का, ये वाला रिस्क फ्री रेट लेना है। इसमें इंटरेस्ट साथ साथ नहीं मिलता, शॉर्ट टर्म है ना, तो जब वो टेन्योर पूरा हो जाएगा तब मिलेगा। ट्रेड क्रेडिट्स क्या है? क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिट उधार पे माल उठाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है? फायदा क्या है उधार पे माल? ट्रेड क्रेडिट क्रेडिटर को कह रहा है, क्रेडिटर क्रेडिट परचेजेस को कह रहा है। फायदा होता है क्रेडिट परचेजेस का। मटेरियल कैन बी परचेज विदाउट मेकिंग पेमेंट फॉर 32। आई कैप ने जो बजटिंग में सवाल दिए हुए ना वो 30 से लेके 60 डेज, 30, 45 और 60 डेज, नॉर्मली इस तरह के सवाल दिए हुए हैं। 90 डेज का क्वेश्चन मेरे ज़हन में नहीं है उसने कोई दिया हो, लेकिन प्रैक्टिस में शायद कुछ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री प्रैक्टिस होती है। कुछ इंडस्ट्री में 30 डेज का क्रेडिट पीरियड स्टैंडर्ड होता है, कुछ में 60 का, कुछ में 90 का। लेकिन ज़्यादातर आपको जो एग्जाम्पल करने को मिलेगी ना 30 डेज 60 डेज की मिलेगी, कोई 45 की होगी, तो 45 वाली मुश्किल है, उसमें एक प्रॉब्लम आती है। नो इंटरेस्ट पेमेंट अनलेस डिफॉल्ट इज, ये ऐसा उधार आपने पकड़ा है जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन अगर डिफॉल्ट कर दें फिर इंटरेस्ट पड़ता है, अमूमी तौर पे इंटरेस्ट नहीं होता। बेनिफिशियल इन द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो उधार, फाइनेंशियली उधार लेना बेहतर है कि उधार देना? जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होता है ना, याद रखिएगा हर गुजरते दिन के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, 100% इन्फ्लेशन है एनुअल, इसका मतलब है साल के शुरू में जिस चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये की वैल्यू 100 है, तो साल के एंड पे 100 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। 100% है ना, डबल चला जाएगा इन्फ्लेशन रेट 50। तो इसका मतलब है अगर साल के शुरू में आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया और साल के एंड पे 100 रुपया वापस ले लिया, उधार सेटल हो गया लेकिन आपकी परचेजिंग पावर आधी है। तो हम कहते हैं जब हाई इन्फ्लेशन में, इन हाई इन्फ्लेशन रिसीवेबल विल रिसीव लेस एंड पेबल विल पे लेस। तो जिसने हाई इन्फ्लेशन में जिसने उधार माल खरीदा हुआ है वो फायदे में है, क्योंकि उसने जब पैसे लिए तो रेट कुछ और था। आप खुद सोचें, एक बंदे ने आपसे 10 साल पहले अगर 10 लाख उधार लिया हो और आज आपको कह दे ये भाई आपका 10 लाख, एक बराबर है। 10 लाख पहले के रेट कुछ और थे, उस वक्त गोल्ड लेके रखा होता, आज कुछ और होता, ऑयल नहीं लेके रखा। तो ये एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? क्रेडिट रेटिंग गोज डाउन इफ डिफॉल्टेड, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो क्रेडिट रेटिंग कम होती जाएगी। अच्छा, किसी को पता है क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम क्या होता है? 2 तरह के सिस्टम चलते हैं, एक प्लस, हाँ, AAA वाला और एक प्लस माइनस वाला। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग होती है ना, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान उधार वापस करने की पोजीशन में है, तो वो क्रेडिट रेटिंग होती है। तो वो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो रेटिंग असाइन करते हैं। अगर आप डिफॉल्ट करें तो रेटिंग डाउन होती जाती है, फिर आपको मार्केट में कोई लोन नहीं देता, या अगर देता है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, क्योंकि आपका रिस्क ऑफ बैड डेट बढ़ जाता है जो बंदा डिफॉल्ट करता है। एडिशनल क्रेडिट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, जाहिर है जितना उधार लेते जाएंगे
मजीद उधार की सहूलत कम होती जाएगी। और इफ डिफॉल्टेड इंटरेस्ट एज वेल एज पेनल्टी में बी पेड। नॉर्मली क्रेडिट परचेज करें ना तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर डिफॉल्ट कर दिया ना, डिफॉल्ट, फिर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। हाँ, वो जब पहले एग्रीमेंट होता है ना क्रेडिट सेल परचेज, उसमें लिखा होता है। जी कुछ समझ आई आपको? ये थे हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड जो है वो मेरा ख्याल है 1 महीना भी हो सकता है। मिनिमम पीरियड 1 महीने के लिए भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है। बहबूद सर्टिफिकेट ये भी गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है ना। हाँ ये सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारी इसी तरह, ये ट्रेजरी बिल्स, हाँ ट्रेजरी बिल है बिल्कुल। जी कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए असाइनमेंट मिल गई आपको। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।